चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है क्वेश्चन डबल फिलर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज profoundly a dash economy and not an export oriented one, its farm exports are not dash। ठीक है, आप कोशिश करते हैं इसको समझने की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, है ना, फिर इसमें देखते हैं कि क्या आना चाहिए। आप देखो कि क्या बताया जा रहा है। शुरुआत किससे हो रही है? डिस्पाइट से। पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर दोस्तों याद रखना आपका डिस्पाइट आता है, ठीक है ना। अब डिस्पाइट का एक रिप्लेसमेंट वर्ड होता है, कौन सा होता है? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, मतलब या तो आप डिस्पाइट लिखो या फिर आप इन स्पाइट ऑफ लिखो, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में इतना सा फर्क है कि डिस्पाइट जो है इसके साथ हम लोग ऑफ नहीं लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में एरर के डिस्पाइट के साथ ऑफ दिया होता है और इंस्पाइट जो है वो बिना ऑफ का होता है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि वो आपका एरर है, आप बिल्कुल इसको याद रखें। डिस्पाइट जो है उसके साथ कोई ऑफ नहीं आता, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते, और इंस्पाइट जो होता है उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं। और दोनों ही का मतलब क्या होता है? के बावजूद। ठीक है, क्या होता है? के बावजूद। ठीक है, उस चीज के बावजूद होता है ये मीनिंग। और ये सेंस कैसा देता है ये भी हम समझ लेते हैं कि ये हमें अपोजिट सेंस देता है। ठीक है, मतलब एक अगर आपका डिस्पाइट के बाद वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में है तो उसके बाद कॉमा, और उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव सेंस का होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब इस फैक्ट के बावजूद, दैट इंडिया इज प्रोफाउंडली। अब प्रोफाउंडली का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली। ठीक है, बिल्कुल एकदम मजबूती से, कि एकदम ठोस तरीके से, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्रोफाउंडली अ डैश इकोनॉमी, कि इंडिया जो है बड़ी मजबूती से एक डैश इकोनॉमी है। ठीक है ना। एंड नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वन, और क्या नहीं है? एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वन नहीं है। ठीक है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वन नहीं है। इट्स फार्म एक्सपोर्ट आर नॉट डैश। अब देखो, अच्छा, इसका जो मीनिंग है प्रोफाउंडली का स्ट्रांगली होता है, लेकिन जो डीपली भी होता है, क्या होता है? डीपली भी होता है, या हम इसको बेसिकली, है ना, मतलब बेसिकली भी हम इसको बोल सकते हैं कि या फिर मोस्टली, क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली या फिर मेनली, मुख्यतः। ठीक है, इसके ये इतने सारे मीनिंग आते हैं। तो प्रोफाउंडली का मतलब होता है एकदम डीपली, मतलब एकदम मजबूती। अलग अलग सेंटेंस में जो है थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। स्ट्रांगली होता है, डीपली होता है, बेसिकली होता है, मोस्टली होता है, या मेनली होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो है इसका जो मीनिंग है वो मेनली से ज्यादा क्लोज मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मेनली होगा। तो देखो, डिस्पाइट द फैक्ट, कि इस सच्चाई, इस हकीकत के बावजूद, दैट इंडिया इज मेनली अ डैश इकोनॉमी, कि हमारा जो देश भारत है वो मुख्यतः डैश इकोनॉमी है, और नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वन, और क्या नहीं है उसके साथ साथ? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। मतलब हम लोग जो है ज्यादा वस्तुएं हमारे यहाँ इंपोर्ट करते हैं, बजाय हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारा जो बैलेंस जो आपका एक्सपोर्ट्स जो होता है, जो हमारे यहाँ चीजें बनती है और हम बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं, वो कम होता है। और उसके विपरीत दूसरे देशों की जो चीजें हैं जिसको इंपोर्ट हम बोलते हैं, वो हमारे देश में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि हम मेनली जो है कैसे इकोनॉमी है? डैश इकोनॉमी है, और हम जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, है ना, नॉट एन लिखा हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ कॉमा लगा है।
इट्स फार्म एक्सपोर्ट आर नॉट डैश, और इसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या नहीं है, वो डैश। तो अब इसके जो फार्म एक्सपोर्ट है वो क्या नहीं है, डैश नहीं है। देखो मैंने शुरुआत में चलिए मीनिंग तो इसका क्लियर हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो मेनली डैश इकोनॉमी है और एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। उसके बावजूद जो है उसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स है वो क्या नहीं है, डैश नहीं है। ये तो इसका मोटा मोटा हमने क्या समझ लिया, इसका मीनिंग समझ लिया। अब हम देखते हैं, देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था डिस्पाइट का, कि डिस्पाइट का क्या सिस्टम चलता है दोस्तों, कि ये डिस्पाइट, उसके बाद आपका एक सेंटेंस, उसके बाद कॉमा और फिर अगला सेंटेंस। तो फिर आप यहां देखो कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट सेंस देता है। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो अगला वाला सेंटेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। अब हमको समझना है कि देखो यहां तक हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस है, ये यहां पर आपका कॉमा आ गया। ठीक, अब देखना है हमको कि यहां से यहां तक कौन सा सेंस आ रहा है, क्या एक अच्छी बात बताई जा रही है या फिर कुछ नेगेटिव सेंस की बात बताई जा रही है, वो हम लोगों को देखना है। तो देखो इस सच्चाई के बावजूद कि इंडिया जो है वो बड़े मेनली मुख्यतः और डैश इकोनॉमी है। एक देखो ये जो वर्ड है ना दोस्तों, प्रोफाउंडली, ये शब्दों से हम पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वर्ड्स से हम पता कर सकते हैं। तो ये प्रोफाउंडली जो है आपका एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो जाहिर सी बात है ये जो ब्लैंक है ये भी हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो सेंस हमने पता कर लिया कि यहां पर पॉजिटिव सेंस आने वाला है। अब पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है। आप देखो यहां पर क्या लिखा है भाई, ये क्या है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जो है ये आपका नाउन है। ठीक है ना, संज्ञा है, नाउन है। अब नाउन को के जस्ट पहले जो शब्द आता है वो जाहिर सी बात है कि वो इस नाउन को डिफाइन करने वाला, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द होगा, मतलब ये आपका एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एडजेक्टिव। देखो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने निकाली, क्या, एक तो हमारा पॉजिटिव सेंस का होगा और दूसरा हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, अब उसके जस्ट बाद में देखो एंड लिखा है, और एंड का एक रूल जो मैंने आपको कई बार बताया है वो क्या है दोस्तों, कि दोनों साइड सेम सेंस, दोनों साइड क्या होता है आपका सेम सेंस मिलता है हमको। ठीक है ना, सेम सेंस के सेंटेंस मिलते हैं। अगर यहां कोई पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, अगर यहां कोई नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो दोनों तरफ सेम सेंस का आपका सेंटेंस होने वाला है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कि क्या बताया जा रहा है कि इंडिया मेनली एक डैश इकोनॉमी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, इट्स फार्म एक्सपोर्ट आर नॉट डैश, कि इसके जो फार्म मतलब ये सब नहीं। अब देखो यहां नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसके बावजूद उसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स है वो क्या नहीं है, वो डैश नहीं है। तो आर फार्म एक्सपोर्ट जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, वो डैश नहीं है, मतलब वो ये यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहां नॉट आ रहा है, भाई यहां मना किया जा रहा है तो यहां पर हाँ की जाएगी, भाई इधर नॉट हो रहा है तो यहां यस होगा, है ना। तो ये तो हमने इसका सेंस देखा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि यहां पर क्या आ सकता है ना। तो समझते हैं पहले ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, डिस्पाइट द फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद कि इंडिया जो है वो मुख्यतः एक डैश इकोनॉमी है, मतलब अगर हम हमारे माइंड से लगाएं तो भारत एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, कृषि प्रधान, बोलते हैं ना कृषि प्रधान। क्या उससे संबंधित कुछ है क्या यहाँ पर? देखो, इंडिया इज अ, अच्छा अ लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आपका वॉवेल के स्टार्टिंग का वर्ड तो आएगा नहीं, वॉवेल वाला तो आएगा नहीं, तो वॉवेल है नहीं, चलिए कोई इशू नहीं। अच्छा, क्या है फिर? अ कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमी। इंडिया जो है मेनली एक कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमी है,
जिसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह से। चलिए मान लेते हैं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और आईएनजी लगा है दोस्तों, ठीक है ना, आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव भी है। चलिए मान लेते हैं होता है। एब्स्टेनिंग इकोनॉमी, इंडिया क्या है? एक एब्स्टेनिंग इकोनॉमी है। अब एब्स्टेनिंग का मतलब होता है स्टॉपिंग, एब्स्टेनिंग का क्या मतलब होता है? स्टॉपिंग इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको आप बोल सकते हो सुस्त, है ना, एक इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडिया जो है एक सुस्त इकोनॉमी है, या इंडिया जो है एक ठप पड़ी हुई इकोनॉमी है। एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई कुछ एक्टिविटीज इस अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही है, बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, बिल्कुल स्टैग्नेंट है ना, इस तरह की इकोनॉमी। मतलब एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है ये। क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। क्या ये तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। अब यहां आपके वोकैब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि ये आपका जो वर्ड है एब्स्टेनिंग, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रिड्यूस्ड, इंडिया जो है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है? रिड्यूस्ड इकोनॉमी। देखो अगर होता तो रिड्यूसिंग होना था भाई, क्या होना था? रिड्यूसिंग। यहां पर रिड्यूस, ये जो एडजेक्टिव है ये इसके साथ जम नहीं रहा है, रिड्यूस्ड इकोनॉमी। भाई ऐसा होता है रिड्यूस्ड इकोनॉमी? चलिए ग्रामर के हिसाब से नहीं जम रहा है, एक और तरीका है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है भाई? नेगेटिव सेंस का वर्ड है, कम होती हुई, है ना, सिकुड़ती हुई, कम होती हुई इकोनॉमी है इंडिया जो है, प्रोफाउंडली, मुख्यतः कम होती हुई। तो पॉजिटिव शब्द के साथ आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव एडजेक्टिव। ये नहीं होगा, हमको कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। कम, रिड्यूस का मतलब क्या है? कम, कम होती हुई, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छा यहां देख लेते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद कि इंडिया जो मेनली एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये हो सकता है, चलिए ठीक है ना, ये हो सकता है कि इस सच्चाई के बावजूद कि इंडिया मेनली, देखो मुख्यतः इंडिया एक मजबूत इकोनॉमी है, चलिए मान लेते हैं होगा, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का है, ये हो सकता है। इंडिया जो है एक वास्ट इकोनॉमी है, इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चलिए पॉजिटिव और एडजेक्टिव मान लेते हैं। देखो दो ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई, दो नहीं होने वाला, या तो ए, बी या ई, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना, ए, डी या ई में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ। देखो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखो क्या है? डैश इकोनॉमी एंड नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, की क्या नहीं है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। इट्स फार्म एक्सपोर्ट, उसके बावजूद, मतलब देखो यहां पर वो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना होने के बावजूद उसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स है, मतलब कृषि के जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं कृषि के क्षेत्र में, वो आर नॉट डैश, तो वो इतने कम नहीं है। कुछ ना कुछ इस तरीके से इसका अपोजिट होगा कि एक्सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद इस एक्सपोर्ट जो है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कृषि में, तो वो क्या नहीं है? कम नहीं है। मतलब कोई नेगेटिव वर्ड तो नेगेटिव होगा लेकिन सेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आर नॉट क्या होगा? एक्सीडिंग। देखो ये क्या है आपका? ये वर्ड क्या है? नेगेटिव का वर्ड है कि इसके जो फार्म एक्सपोर्ट जो है, फार्म एक्सपोर्ट जो है वो क्या नहीं हो रहे हैं? वो एक्सीड नहीं हो रहे। एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। वो क्या नहीं हो रहे हैं? उसके फार्म के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। आप देखो डिस्पाइट लगा है दोस्तों, अब डिस्पाइट जो है वो बिल्कुल अपोजिट सेंस देता है। एक तरफ यहां बताया जा रहा है ना, आप इस सेंटेंस को मत देखो, एंड के बाद वाले सेंटेंस को देखो। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट की बात हो रही दोनों जगह। अब यहां इन्होंने क्लियर बताया है कि एक्सपोर्ट जो है ओरिएंटेड नहीं है। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है और यहां बताया जा रहा है कि उसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? आप देखो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना होने के बावजूद इसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स है वो नहीं बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा होगा भाई? ऐसा बोलेंगे ना हम लोग कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना होने के बावजूद उसके जो फार्म्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से होगा। तो यहां पर आर नॉट इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, है ना, आर नॉट इंक्रीजिंग, आर नॉट एक्सीडिंग, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा?
ये सब होने के बावजूद कि ये हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसके बावजूद इसके जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। मतलब मीनिंग आपका पॉजिटिव आएगा लेकिन वर्ड यहां पर नेगेटिव आएगा। याद रखना, वर्ड आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मीनिंग इसका जो है पॉजिटिव आएगा। तो एक्सीडिंग नहीं होने वाला है, इंक्रीजिंग नहीं होने वाला है। और आर नॉट सेटिस्फैक्शन, अब देखो ये जो जगह है ये किसकी है, यहां पर बात हो रही है इसके फार्म की। अब फार्म एक्सपोर्ट की बात हो रही है और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ यहां बताया जा रहा है। मतलब ये जो प्लेस है ये एडजेक्टिव की प्लेस है दोस्तों। किसकी प्लेस है, एडजेक्टिव की प्लेस है। अब ये क्या है, हमारा नाउन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये देखो एक्सीडिंग, ये इंक्रीजिंग, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एक ही मीनिंग के हैं। इसका मतलब यहां पर मुझे कुछ भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, कुछ भी एरर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहां पर एक और ऑप्शन होना था, ठीक है, जो मैंने नहीं दिया, या हो सकता है एक ऑप्शन होना था, क्या होना था कि यहां पर नो इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका नो इंप्रूवमेंट आप लो, या फिर नन ऑफ दीज, है ना, क्या हो सकता था, नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो सकता था और वो हमारा राइट हो जाता। इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गूगली डाल दिया, अलग क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों कोई भी ऑप्शन आपका नहीं इसमें मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप लोगों को पूरा डीप समझना पड़ेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये कोई मजाक तो है नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं। और बहुत डीप आपको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, उसके साथ आपकी वोकैब का जो नॉलेज है वो भी अच्छा होना चाहिए, ट्रिक्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इन क्वेश्चंस में मैं बताते आ रहा हूं लगातार आप लोगों को, फिलर्स करो आप, फ्रेज रिप्लेसमेंट आप करते हो, आपको जो है दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सेंस बताना है कि कौन से सेंस का आपका ब्लैंक में आने वाला है वर्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच, भाई कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, क्या होगा, ये चीजें आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्वेश्चन, वीडियो को आप लोग जो है एक बार फिर से देखें, मैं कहूंगा पूरा मीनिंग आप कोशिश करें बार बार इसको, जब तक आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग तरह का है। इसके अंदर जो है 4 अलग अलग A, B, C और D ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। हमको जो है अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका सिंगल ब्लैंक है। ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, ये आपका सिंगल फिलर है, सिंगल ब्लैंक है। देखते हैं, देखो यहां पर शुरुआत का जो वर्ड है प्लॉट, ये आपका दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। देखते हैं, प्लॉट इनसाइड अ स्टोरी रिफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच डैश अदर इवेंट्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्या इसके अंदर बताया जा रहा है, देखो प्लॉट का मतलब होता है जो स्टोरी लाइन है, जो स्टोरी का आप बोल सकते हो कि जो बैकग्राउंड है, या फिर जो पर्टिकुलर स्टोरी में उस कहानी में जो सीन है उसको कहा गया है प्लॉट। कि कहाँ का प्लॉट है, सपोज किसी एक राज दरबार का प्लॉट है, या फिर एक जंगल का प्लॉट है, या किस जगह का प्लॉट है, वो सीन कहाँ का है उसको प्लॉट कहा जाते हैं। स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। तो इनसाइड अ स्टोरी, उस स्टोरी के अंदर जो प्लॉट है रिफर्स टू, वो क्या रिफर करता है, वो क्या दर्शाता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक जो सीरीज है इवेंट्स का, एक जो ट्रेंड है या जो सीरीज है इवेंट्स के, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच डैश अदर इवेंट्स, जो कि क्या करते हैं, डैश करते हैं दूसरे इवेंट्स को। मतलब कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस है, कड़ी दर कड़ी है, और वो उसको डैश करते हैं, मतलब करना, कुछ ना कुछ एक्शन यहां पर आ रहा है दोस्तों। वर्ब हमारा पता चल रहा है कि वर्ब आना चाहिए। ठीक है ना, देखो विच डैश अदर इवेंट्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि वो दूसरे इवेंट्स को डैश करते हैं, किस तरह से, प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कॉज एंड इफेक्ट जो है उसका जो आधार है, उसका जो मूल है, उस तरह से वो उसको कुछ ना कुछ डैश करते हैं। मतलब एक चीज तो हमको पता चली दोस्तों, क्या कि यहां पर वर्ब आने वाला है, कोई एक्शन होने की यहां पर बात हो रही है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग वर्ब का कौन सा
फॉर्म आने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो देखो प्लॉट इनसाइड स्टोरी, इसका मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है ये आपका प्लॉट के ऊपर है ना, प्लॉट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये प्लॉट जो है आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। आप इसको हटा दो, सपोज प्लॉट इनसाइड स्टोरी को रिमूव कर दो और उसके बाद आप देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो प्लॉट रिफर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है और वर्ब आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां देखो प्लॉट और उसके बाद वर्ब सिंगुलर। टू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की किसकी बात हो रही है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब देखो यहाँ पे द सीक्वेंस आपका वापस से सिंगुलर नाउन है, ध्यान देना दोस्तों। और उसके बाद ऑफ इवेंट्स विच आ गया। अब विच जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके जस्ट बाद में जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा इस विच के एंटीसीडेंट के ऊपर। किसके ऊपर, एंड यहां पर लिख देता हूं मैं, इसके विच के एंटीसीडेंट, ठीक है ना। एंटीसीडेंट जो है पहले जो हमने सेशन लिए उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एंटीसीडेंट होता क्या है। बेसिकली दोस्तों एंटीसीडेंट उसको कहते हैं कि ये जो विच जो शब्द का हमने प्रोनाउन का जो इस्तेमाल किया है ये किस शब्द के लिए, किस नाउन के बदले हमने उसको यूज किया है। तो आप देखो कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, द सीक्वेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो पैटर्न है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो सीक्वेंस है इवेंट्स का उसकी बात कर रहे हैं, जो कि तो ये जो शब्द है ये किसके लिए दोस्तों, सीक्वेंस के लिए। और ये सीक्वेंस हमारा क्या है, सिंगुलर है। अभी मैंने बताया जब ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा क्योंकि वो उसके लिए लगा है, सीक्वेंस के लिए लगा है, ठीक है। इसका मतलब वर्ब यहां पर हमारा फिफ्थ फॉर्म होने वाला है, ठीक है। बच्चों को पता है आप लोगों को कि वर्ब के सामने अगर वन लगा है, V1 फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं, ठीक है ना। और V5 अगर इस पर लगा है इसका मतलब ये आपका सिंगुलर वर्ब है, वर्ब के साथ S या फिर ES लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है। एक एग्जाम्पल जैसे वर्क, ये आपका प्लूरल वर्ब है और वर्क्स ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक। तो यहां पर क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस सिंगुलर है उसके हिसाब से ये भी वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई इस ब्लैंक के बारे में कि विच डैश अदर इवेंट, जो कि क्या करता है, दूसरे इवेंट्स को डैश करता है, किसके थ्रू, थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के नियम जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, है ना, ये मीनिंग आ रहा है। अब देखते हैं यहां पर देखो कॉजेस ES लगाए, अफेक्ट्स ES लगाए, आइसोलेट्स ES लगाए और सब में SES लगाए। इसका क्या मतलब है, सारे ही वर्ब, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये ट्रिक हम देखो मैं जो सॉल्व करवाता हूं आपको, मैं ये सब मान के चलता हूं कि आपके पास सपोज ऑप्शन नहीं है, एरर करेक्शन की तरह सॉल्व करो, कैसे करोगे, है ना। मैं पहले उस तरीके से उस अप्रोच से हम करते हैं, बट ऑप्शन दे दिया तो आप देखो आपका ट्रिक यहां पर फेल हो गया। कई जगह समझना पड़ता है दोस्तों, मीनिंग के हिसाब से करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक काम आती है। अब देखो ये क्वेश्चन में आपकी ट्रिक काम नहीं आ रही है, ठीक है। क्या नहीं, कौन सी ट्रिक काम नहीं हो रही है कि वर्ब जो है आपका सिंगुलर होना चाहिए। आप देखो चारों ऑप्शन आपके सिंगुलर है, चारों ही ऑप्शन जो है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, ठीक। अब चार ऑप्शन अगर आपके वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब अब हमको मीनिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या लगने वाला है। देखो कॉजेस, अफेक्ट्स, आइसोलेट्स और परटर्ब्स, अब एक एक करके इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। देखो कॉजेस, कॉजेस का मतलब क्या होता है, कारण, है ना, ये क्या है, ये सारे कारण है। अफेक्ट्स मतलब ये क्या करते हैं, ये परिणाम देते हैं या फिर असर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, परिणाम देना या फिर असर करते हैं, ये इसका मीनिंग यहां पर आ रहा है। और आइसोलेट्स का मतलब होता है बिल्कुल सेपरेट करना, अलग थलग करना, क्या करना, सेपरेट करना या फिर उसको क्या कर देना,
अलग कर देना, उसको बिल्कुल जो लीग है उससे बिल्कुल अलग कर देना, उसको सेपरेट कर देना या फिर रिमूव कर देना। और परटर्ब जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका इसका मतलब होता है डिस्टर्ब करना। क्या करना? उसको डिस्टर्ब करना, उसको एक तरह से उसको उसकी जगह से हटाना या फिर उसको परेशान करना, ये सेंस आपका हो गया। उसको परेशान करना, डिस्टर्ब करना, उस सेंस में यहां पर आ रहा है। अब आप देखो फर्स्ट वाला वर्ड क्या है, ए हमारा आ सकता है कि आप देखो इनसाइड, देखो प्लॉट इनसाइड अ स्टोरी रिफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच कॉजेज अदर इवेंट। ध्यान देना कि ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट की यहां पर बात हो रही है, ये एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर रहा है जो कि दूसरे इवेंट को कॉज करता है। ध्यान देना, थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो ये प्लॉट जो है ये एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट की बात कर रहा है जो कि दूसरे इवेंट को एक तरह से दूसरे इवेंट को बना रहा है ना। कॉज करना मतलब उसको उसके कारण दूसरे इवेंट हो रहे हैं, क्या ये मीनिंग होगा? यहां पर कॉज की बात नहीं हो रही है भाई, ये जो प्लॉट है स्टोरी का, ये एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर रहा है जो कि दूसरे अदर इवेंट्स को कॉज कर रहा है, अदर इवेंट को का कारण बन रहा है। देखो ये खुद अपने आप में इवेंट है और ये दूसरे इवेंट्स का रीजन कैसे बनेगा? एक खुद अपने आप में ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और ये इनके कारण दूसरे इवेंट कैसे बनेंगे? वो एक अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है। इसका मतलब मीनिंग वाइज आपका ये यहां से कैंसिल कर दिया। दूसरा देखो प्लॉट, हम लोग इसको छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। प्लॉट रिफर्स टू अ सीक्वेंस, एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट की ये प्लॉट बात करता है जो कि अफेक्ट करता है दूसरे इवेंट्स को। ध्यान देना, एक ऐसे सीक्वेंस की बात करता है जो कि असर करता है, जो कि अफेक्ट करता है दूसरे इवेंट्स को। किसके थ्रू? कॉज और इफेक्ट के थ्रू। किस परिणाम के थ्रू? कॉज और इफेक्ट के परिणाम के थ्रू उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये भी जो है, अब परिणाम कैसे देगा वो? मतलब इस इवेंट के कारण दूसरे इवेंट्स को कैसे रिजल्ट आएगा, है ना। यहाँ तो परिणाम रिजल्ट वो सेंस हो रहा है, मतलब ये भी हमारा जो है मीनिंग वाइज सही नहीं जा रहा है। दूसरा आप देखो कि एक ये जो प्लॉट है ये एक ऐसे सीक्वेंस है जो कि आइसोलेट करते हैं दूसरे इवेंट्स को थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब ये इनके कारण, ध्यान देना, ये जो इवेंट्स है ये क्या कर देते हैं? दूसरे जो इवेंट्स उसमें हो रहे हैं उनको रिमूव कर रहा है, उनको अलग थलग छोड़ रहा है, उनको बिल्कुल उनका जो इफेक्ट है, उनका जो असर है वो कम कर रहा है, असर उनका कम कर रहा है ना। इसका मतलब उनको अकेला छोड़ रहा है, अलग थलग छोड़ रहा है, आइसोलेट कर रहा है। तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा देखो परटर्ब मतलब डिस्टर्ब करना। तो ये जो प्लॉट है जो कि अलग अलग सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये दूसरे जो इवेंट्स है उनको क्या कर रहा है? उनको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर वही मीनिंग आ रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ प्लॉट्स जो है ये जो दूसरे इवेंट है उन पर कुछ ना कुछ फर्क डाल रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब इस सीक्वेंस के कारण इनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये मीनिंग हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों सी वाला भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है। ये दोनों हमारे नहीं होने वाले हैं। सही हमारा जो आंसर है वो है सी और डी जो है, दैट इज आवर राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बी वाला जो है सी और डी वो हमारा एब्सोल्युटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का आपके सामने क्या लिखा है? द पेशेंट मैन शोज रिमार्केबल गुड सेंस, ऑन द कॉन्ट्ररी द डैश डिस्प्लेज फॉली एट इट्स हाइट विच इज क्वाइट इन लाइन विथ द ओल्ड एडेज। क्या इसका मीनिंग है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहां पर लिखा है द पेशेंट मैन, ठीक है। किस तरह का व्यक्ति? एक बहुत ही पेशेंट व्यक्ति। पेशेंट का यहाँ पे मतलब होता है मरीज नहीं, यहाँ पर एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ पेशेंस, हाँ ये पेशेंट जो मैन है
इसने क्या किया, हाँ ठीक है, द पेशेंट मैन, यहाँ पर पेशेंट का मतलब है शांत, एकदम शांत स्वभाव का जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसने, अब देखो ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक इंसान की, एक व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, और उस हिसाब से आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एस लगा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखो द पेशेंट मैन शोज, तो वो जो शांतपूर्ण जो व्यक्ति है वो क्या दिखाता है, रिमार्केबल गुड सेंस, है ना, रिमार्केबल गुड सेंस शो करता है, एक बहुत ही, यहाँ पर रिमार्केबल जो है एक तरह से एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब का, और एक अच्छा सेंस शो कर रहा है, कहाँ पर, ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब देखो रिमार्केबल गुड सेंस लिखा है, और उसके बाद दोस्तों ये आपका लगा है ऑन द कॉन्ट्रेरी। मैं आपको बता दूं ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है आपका अपोजिट सेंस देता है, क्या देता है दोस्तों, अपोजिट, ध्यान देना, अपोजिट सेंस देता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे इंस्पाइट हो गया, ठीक है ना, याद रखना, इंस्पाइट ऑफ वर्ड हो गया, या फिर डिस्पाइट हो गया, ठीक, डिस्पाइट हो गया, या फिर दो हो गए, तो ये सारे के सारे जो आपके कंजंक्शंस है ये अपोजिट सेंस देते हैं। इसका मतलब इसके विपरीत, इसका मतलब क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, के विपरीत, इस तरह से यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है, कि किसके विपरीत, किसके बजाय, या किस बात के उलट जो हम बोलते हैं। तो देखो ये जो पेशेंट मैन है ये क्या दिखाता है, एक अच्छा सेंस दिखाता है, इसके बजाय या इसके विपरीत, है ना, किस चीज के बजाय, कि द डैश डिस्प्लेस फॉली एट इट्स हाइट, कि वो जो डैश है वो क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है, वो शो करता है। यहाँ पर डिस्प्लेस का मतलब भी होता है शोज, तो वो शोज क्या करता है, फॉली, और फॉली का मतलब होता है चीटिंग करना, दगाबाजी करना, धोखा देना, फॉली एट इट्स हाइट। ये देखो एट इट्स हाइट का मतलब होता है एट द टॉप लेवल, एट द टॉप लेवल, ये सेंस यहाँ पर आ रहा है कि वो बहुत बड़ी स्तर पर वो धोखेबाजी करता है, दगाबाजी करता है, विच इज क्वाइट इन लाइन विथ। देखो वापस ये आपका यहाँ पर एक फ्रेज है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों आपका ये फ्रेज है, और विच इज क्वाइट इन लाइन विथ, इन लाइन विथ का मतलब होता है इक्वल्स टू, क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू, या के बराबर, इन लाइन विथ, या आप बोल सकते हो सिमिलर टू, क्या बोल सकते हो, सिमिलर टू, या ये किसके इक्वल है, किसके सिमिलर है, द ओल्ड एडेज। अब ये एडेज का मतलब होता है पुरानी कहावत, क्या मतलब है दोस्तों, पुरानी कहावत के जैसा है, ठीक, ये यहाँ पर एक सेंस आ रहा है। अब आप देखो फिर से थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो पेशेंट मैन जो है वो क्या दिखाता है, एक बढ़िया गुड सेंस दिखाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब इसमें मैंने कहा था कि दोस्तों ये आपका एक अपोजिट सेंस देता है, इसका क्या मतलब है कि इसके पहले जो भी सेंस है उसके जस्ट अपोजिट सेंस का सेंटेंस इसके बाद होगा। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर वो एक गुड लिखा हुआ है, एक अच्छा सेंस शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना, कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। तो इसके जस्ट बाद में क्या होगा कि यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस होगा पूरा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस का वर्ड हमारा आने वाला है, ठीक है। तो द डैश डिस्प्लेस, इस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। देखो द लगा है दोस्तों, ध्यान देना, और उसके बाद ये देखो ब्लैंक के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा नाउन आना है, ठीक है ना, क्या आने वाला है दोस्तों, नाउन आने वाला है। कौन सा नाउन आने वाला है, सिंगुलर। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, मतलब सिंगुलर वर्ब है, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका नाउन सिंगुलर होगा, ठीक। एक इंफॉर्मेशन ये पता चली, और दूसरा हमको पता चला कि ये आपका नेगेटिव सेंस का नाउन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो द डैश वो डिस्प्ले करता है, देखो फॉली, फॉली मतलब फॉल्स, चीट, रॉन्ग, है ना, एट द हाइट मतलब एक टॉप लेवल पे चीटिंग करता है वो, और जो कि इक्वल है, सिमिलर है पुरानी कहावत के हिसाब से,
ठीक है, कि जो जैसी पुरानी कहावत है कि कुछ लोग जो है वो कभी भी सुधरते नहीं, हमेशा चीटिंग करते हैं, इस तरह से कुछ होगा, है ना। तो वो सेंस आ रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट वाला जो है वर्ड दोस्तों लिखा है ब्लैंटेड। अब इसका मतलब होता है क्लियर, ब्लैंटेड का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस। क्या मतलब होता है? ऑब्वियस। और ये आपका एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव और नाउन ये आपका दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर है आपके पास निम्बल। अब निम्बल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव। निम्बल का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव। ये आपका एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। देखो क्लियर और ये फर्स्ट वाला जो है ये भी आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और ये आपका क्या है? नाउन है, ठीक है ना, नाउन है। देखो इम्प्रूडेंट जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है अनवाइज। इम्प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? अनवाइज, या आप बोल सकते हो धोखेबाज, ठीक है ना, धोखेबाज, बेईमान जिसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका इम्प्रूडेंट, ठीक है। और ये जो वर्ड है हैस्टी। अब हैस्टी का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में। क्या मतलब होता है? हड़बड़ी, हड़बड़ी में, या क्विक, क्विक क्या होता है? क्विक, जल्दीबाजी में, एकदम सब कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से जिसको कहा जाता है। और एसिडियस जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनती है। तो ये भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका एक अच्छे सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। देखो ब्लैंटेड का मतलब क्लियर, ऑब्वियस, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का है। निम्बल का मतलब भी होता है एक्टिव, जो बहुत ज्यादा फुर्तीला जिसको बोला जाता है, बहुत फुर्तीला, कोई काम बहुत तेजी से करता हो उस तरह का, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस है। एसिडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, ये भी पॉजिटिव सेंस का है। देखो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि वोकैब आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, वोकैब इंप्रूव होना चाहिए, इसके मीनिंग्स हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सबका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई आप शंका मत रखो कि हम कोई तुक्का लगा देंगे, कोई ट्रिक लगा देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। मीनिंग हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैंटेड मतलब क्लियर, साफ, है ना। निम्बल मतलब एक्टिव, बहुत ज्यादा फुर्तीला। एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग, मेहनती। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज, धोखेबाज, ठीक है, दगाबाज। और हैस्टी का मतलब फुर्ती में, जल्दीबाजी में। अब देखना पड़ेगा, ये दोनों ही आपके नेगेटिव सेंस के हैं, ठीक है ना, दोनों ही वर्ड हमारे नेगेटिव सेंस के हैं। बट अब देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से सही लगने वाला है। तो आप देखो कि पेशेंट जो जो इंसान है उसने क्या दिखाया? गुड सेंस दिखाया, ठीक है। ऑन अ कॉन्ट्ररी, और उसके अपोजिट द डैश डिस्प्लेस फॉली, जो डैश है मतलब इनप्रूडेंट है, जो बेईमान इंसान है, धोखेबाज इंसान है, वो क्या करता है? फॉली दिखाता है, विच इज क्वाइट इन लाइन विद द ओल्ड कहावत, जो ओल्ड उससे इन लाइन है, या उसकी इम्प्रूडेंट से होगा, दगाबाज से, धोखेबाज के सेंस में यहाँ पर सेंटेंस होगा, या फिर यहाँ पर सेंटेंस होगा क्या? हैस्टी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वर्ड है, ध्यान देना, ये जो वर्ड है हैस्टी, ये आपका अपोजिट है किसके? पेशेंट के। ये जो वर्ड है हैस्टी, ये एंटोनिम है किसका? पेशेंट का। अब अगर आपको एक वर्ड के बारे में थोड़ा सा पता है, किस वर्ड के बारे में? ऑन द कॉन्ट्ररी के बारे में पता हो कि ये हमेशा उल्टा मीनिंग, अपोजिट मीनिंग देता है, ठीक है। अब ये अपोजिट मीनिंग देता है, इसका मतलब हमें यहां पर क्या लगाना है? अच्छा, यहां पर एक्चुअल में हाँ, यहां पर हमको जो है एक एडजेक्टिव भी आ सकता है। चलिए, क्या आ सकता है दोस्तों? एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है यहां पर। तो ये आपका जो हैस्टी है ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन नहीं है, बट यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। बट वो एडजेक्टिव को इस तरह से हम लगा रहे हैं कि वो एक नाउन की तरह उसको शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक अंडरस्टूड है, मतलब इसमें जो नाउन है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, आप बोल सकते हो कि नाउन को समझा जा रहा है,
ठीक है, कि जाहिर सी बात है हैस्टी है तो वो किसी इंसान के लिए संबोधित किया गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव को नाउन की तरह देखा गया, बट ये एडजेक्टिव की पोजीशन है, ठीक, और ये इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से, यहाँ पे कोई धोखेबाजी या उस तरीके से सेंस नहीं आ रहा है, मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर आपका डी बिल्कुल प्रॉपर राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वोकेब बेस्ड के क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन बेस्ड के क्वेश्चंस मीनिंगफुली, जैसे ये आपका कंजंक्शन है, इसके मीनिंग के ऊपर, फ्रेजेस के मीनिंग के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट आपके मेंस के लेवल के जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको एंटोनिम नहीं पूछेंगे, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन बना देंगे और उसके ऊपर जो है एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को फिर से आप देखें, इसको समझें जिस तरीके से मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। हैस्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं एक बार। द पेशेंट मैन मतलब बिल्कुल शांत व्यक्ति, ठीक है, शोज रिमार्केबल गुड सेंस, ऑन द कॉन्ट्रेरी द हैस्टी डिस्प्लेज फॉली एट इट्स हाइट, कि वो हमेशा गलती करता है, जल्दीबाजी करता है, चीटिंग कर सकता है, विच इज क्वाइट इन लाइन विद द ओल्ड एडेज, कि ये जो पुरानी कहावत है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है, सही बैठता है, ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।